नमस्कार, मैं नरसिंहदेव ठाकुर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज एक बेहद अहम और हलचल पैदा करने वाली खबर लेकर आया हूं। केंद्र सरकार के सबसे बड़े विभागों जिनमें वित्त मंत्रालय और ईपीएफओ का मुख्य कार्यालय शामिल है, वहां से एक बहुत ही गोपनीय और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस खबर ने देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों और करोड़ों कर्मचारियों के बीच चल रहे मुद्दे को एक बिल्कुल नया और उग्र रूप दे दिया है। हिंद इनसाइट चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम उन सरकारी फाइलों, संसद की कार्यवाहियों, सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं और जीवन प्रमाण पत्र के रद्द होने की असली वजहों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम कमांडर अशोक रावत के 48 घंटे के उस अल्टीमेटम का भी पूरा विश्लेषण करेंगे जो सीधे तौर पर आपके बुढ़ापे के सहारे और आपके सम्मान से जुड़ा है। यदि आप YouTube पर वही पुरानी बातें, झूठे दावे और प्रतिदिन नए थंबनेल वाली अफवाहें सुन सुनकर परेशान हो गए हैं तो कृपया कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान यहां लगाएं। आज हिंद इनसाइट पर हम कोई मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे बल्कि सरकार के असली बयानों, पेंशन रुकने के तकनीकी कारणों, ओपीएस बनाम यूपीएस के आर्थिक गणित, 8वें वेतन आयोग और ईपीएस 95 पेंशनरों की जायज मांगों का एकदम सच्चा और साफ विवरण आपके सामने रखेंगे जो इंटरनेट पर और कहीं नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले सभी मेहनती कर्मचारियों और हमारे बुजुर्ग पेंशनरों से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आप अपने हकों की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं और सिर्फ सच्ची जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल हिंद इनसाइट को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। अब हम उस सबसे गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं जिसने लाखों बुजुर्गों की नींद हराम कर दी है। समय बीत चुका है लेकिन देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों के बैंक खातों में पेंशन अभी तक नहीं आई है। जब हमारे बुजुर्ग अपनी दवा, राशन और बिजली बिल के लिए बैंक जा रहे हैं तो उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आखिर यह पेंशन क्यों रोकी गई है और ईपीएफओ तथा बैंकों के बीच ऐसा क्या चल रहा है जिससे बुजुर्ग परेशान है? हमारी जांच में जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है ईपीएफओ और नेशनल पेंशन सिस्टम के सर्वर में लगाया गया नया सुरक्षा फिल्टर। ईपीएफओ ने बैंकों के साथ एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसकी वजह से उन लोगों की पेंशन रोक दी गई है जिनका जीवन प्रमाण पत्र पेंडिंग दिख रहा है। उम्र बढ़ने की वजह से कई बुजुर्गों के उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए या आंखों की जांच में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद सिस्टम ने उनके प्रमाण पत्र को पेंडिंग में डाल दिया। इसके अलावा जिनके बैंक खाते और पीएफ खाते के नाम या जन्म तिथि में मामूली सा भी अंतर था, उनके आदेश को भी रोक दिया गया है। इस भारी लापरवाही के कारण आज 80 साल के बुजुर्ग 1 रुपए की दवा के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, जो बुजुर्ग केवल 1000 की मामूली पेंशन पर जिंदा है, अगर उनकी वो रकम भी बिना बताए रोक ली जाए तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? जब वे ईपीएफओ ऑफिस जाते हैं तो अधिकारी सर्वर डाउन या आधार लिंक ना होने का बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज देते हैं। यह व्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामी है जिसने 78 लाख बुजुर्गों का जीना मुहाल कर दिया है। इसी बीच राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने दिल्ली से एक बहुत ही कड़ा संदेश देते हुए ईपीएफओ और सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने बेहद गुस्से में कहा कि ईपीएफओ तुरंत अपनी तकनीकी कमियों को सुधारे और अगले 48 घंटों के अंदर सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के खातों में रुकी हुई पेंशन भेजे। उन्होंने साफ कहा कि एक और सरकार 7500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता देने में सालों से टालमटोल कर रही है और दूसरी ओर जो 1000 मिलते हैं उसे भी डिजिटल गड़बड़ी का बहाना बनाकर छीना जा रहा है। कमांडर अशोक रावत ने चेतावनी दी है कि अगर पेंशन नहीं मिली और 7500 न्यूनतम पेंशन का आदेश जारी नहीं हुआ तो 78 लाख बुजुर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। सभी सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और ईपीएफओ कार्यालयों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और यह एक विशाल असहयोग आंदोलन बन जाएगा। इस आवाज को संसद के अंदर सांसद सुप्रिया सुले ने सबसे ज्यादा मजबूती दी। संसद सत्र के दौरान सुप्रिया सुले ने ईपीएस 95 और रोकी गई पेंशन पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने ईपीएफओ की हकीकत बताने वाले कागज लहराते हुए वित्त मंत्री और श्रम मंत्री से सीधे सवाल किए। उन्होंने पूरे सदन से पूछा कि जब बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज आसानी से माफ हो जाते हैं, जब सांसदों की पेंशन बढ़ाने का बिल बिना बहस के 2 मिनट में पास हो जाता है, तो फिर अपना पूरा जीवन कारखानों और उद्योगों में लगाने वाले बुजुर्गों को 1000 देने में खजाना खाली होने का बहाना क्यों बनाया जाता है? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जब सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है तो 80 साल के बुजुर्गों को अपने ही पैसे के लिए दफ्तरों के धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 7500 और डीए का कानून तुरंत लागू नहीं किया तो वे संसद
संसद से लेकर सड़क और सुप्रीम कोर्ट तक बुजुर्गों के साथ पूरी ताकत से लड़ेंगी। दोस्तों, अभी हाल ही में संसद में पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का एक बहुत ही साफ बयान आया है। राज्यसभा में सरकार प्रहार बहुत बड़ा दिन कर रहे हैं। सरकार ने पहुंचीन का सरकार देश करके कर देने के लिए पांदरी है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन को सरकार करने की कहा कि यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का कोई विचार नहीं है। सरकार का मानना है कि पहले शुरू की गई पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना देश के खजाने के लिए सही नहीं है। पुरानी पेंशन योजना को परछे लागू करने का कोई विचार नहीं है। व्यवस्था में कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 50% हिस्सा बिना किसी योगदान के मिलता था, जिसका पूरा बोझ सरकार पर पड़ता था। सरकार का कहना है कि जब नई पेंशन प्रणाली शुरू की गई तो उसका मकसद कर्मचारी और सरकार दोनों के योगदान से एक मजबूत फंड बनाना था। हालांकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के डर को देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है। इसमें रिटायर होने के बाद एक निश्चित और गारंटी वाली पेंशन मिलेगी जो बाजार पर निर्भर नहीं होगी। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना को जारी रखने की बात कही गई है। आंकड़ों के अनुसार इस योजना में 60 साल की उम्र पूरी होने पर 1000 से लेकर 5000 तक की न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन मिलती है। इससे अब तक 8 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना से भी निचले तबके को सुरक्षा देने का प्रयास कर रही है। सरकार यह भी कह रही है कि 8वें वेतन आयोग के जरिए कर्मचारियों की आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है। लेकिन आज देश का हर EPS 95 पेंशनर और प्राइवेट सेक्टर का मजदूर हाइंड इनसाइट के जरिए सरकार से सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा है। यह बात सही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजना आई और अटल पेंशन योजना का भी दायरा बढ़ाया गया, लेकिन उन 78 लाख EPS 95 पेंशनरों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के कारखानों, मिलों और प्राइवेट कंपनियों में पसीना बहाकर निकाल दी? क्या प्राइवेट और अर्ध सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा सरकारी कर्मचारियों से अलग होता है? जब आप दूसरों के लिए गारंटी वाली पेंशन लाते हैं तो फिर EPS 95 वाले बुजुर्गों को हर महीने केवल 1000 या 10 की नाम मात्र पेंशन पर क्यों छोड़ दिया जाता है? EPFO के अंदर चल रहे पेंशन फंड के घाटे के दावों पर आज बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। EPFO हमेशा यह तर्क देता है कि अगर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 कर दिया गया तो पेंशन फंड का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन असली सच यह है कि EPFO ने कर्मचारियों के PF और पेंशन फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के शेयर बाजार में लगा रखा है। जब भारतीय शेयर बाजार ने बहुत ऊंचाई छुई और EPFO को उस निवेश से अरबों रुपए का मुनाफा हुआ तो फिर उस मुनाफे का फायदा देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशनरों को क्यों नहीं मिला? अगर आप YouTube पर वही पुरानी बातें और झूठे वादे सुनकर थक चुके हैं तो कृपया ध्यान दें। आज हम EPFO और श्रम मंत्रालय के उस काले सच को उजागर करेंगे जिसे अब तक छिपाया गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को आपने अपनी जिंदगी के 30 साल तक मेहनत करके अपने PF खाते में जमा किया, उसे वापस देने के नाम पर सरकारें धन की कमी का बहाना क्यों बनाती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेशों के बाद भी EPFO हर दिन नई तकनीकी परेशानी खड़ी कर देता है? आज हम उस कड़ी सच्चाई को सामने लाएंगे जो आपके सम्मान और बुढ़ापे से जुड़ी है। इस समय EPFO के भीतर चल रही एक गोपनीय जांच से पेंशन के झूठे हिसाब किताब का पर्दाफाश हुआ है। अधिकारी कहते हैं कि 7500 पेंशन करने से फंड कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि आपके पेंशन फंड का पैसा शेयर बाजार में लगा है। पिछले कुछ सालों में जब बाजार ने रिकॉर्ड बनाए हैं तो उस निवेश का भारी लाभ किसके पास जा रहा है? EPFO हर बार पैसों की कमी का रोना रोता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे ही पैसों से बने इन बड़े दफ्तरों में बैठे अधिकारियों की महंगी गाड़ियों और दौरों पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए बहाए जाते हैं? तब व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही एक गरीब व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जवानी कारखाने की भट्टी में गुजार दी, जब वह अपनी दवा के लिए चंद रुपए की पेंशन बढ़ाने की विनती करता है तो सरकार के खजाने का संतुलन बिगड़ने लगता है। यह कैसा न्याय है? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों के सामने खड़ी समस्याओं का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि जिन लोगों ने उच्च वेतन पर योगदान दिया है उन्हें उसी अनुपात में उच्च पेंशन का लाभ मिले, लेकिन EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों का रवैया आज भी बहुत खराब है। बुजुर्गों से 20 से 30 साल पुराने सर्विस रिकॉर्ड और बंद हो चुकी कंपनियों के फॉर्म मांगे जा रहे हैं।
विचार कीजिए, जो कंपनियां 15 साल पहले बंद हो चुकी हैं, उनके 80 साल के कर्मचारी वे कागज कहां से लाएंगे? सबसे बड़ा अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने ईपीएफओ के कहने पर अपनी जिंदगी भर की फिक्स्ड डिपॉजिट और रिटायरमेंट की बचत के लाखों रुपए ईपीएफओ के फंड में जमा कर दिए। पैसे जमा होने के बावजूद महीनों और सालों से उन्हें आदेश जारी नहीं किया जा रहा है और जब वे दफ्तर जाते हैं तो तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया जाता है। यह बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई का सीधा दुरुपयोग है। इधर जमीनी स्तर से जो खबर आ रही है उसने ईपीएफओ कार्यालयों में हड़कंप मचा दिया है। श्रमिक संगठनों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अब तक केवल शांतिपूर्ण धरना होता था, लेकिन अब लड़ाई का तरीका बदल चुका है। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लाखों मजदूरों ने ईपीएस 95 पेंशनरों के समर्थन में एक बहुत बड़ी गुप्त हड़ताल और काम रोको अभियान की योजना बना ली है। इसका तरीका बदल चुका है। मतलब है कि अगर सरकार ने जल्द न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो देश के बड़े कारखानों और बिजली घरों का काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यह लड़ाई अब सिर्फ बुजुर्गों की नहीं है, बल्कि यह उस हर युवा कर्मचारी की लड़ाई बन चुकी है जो आज 12-12 घंटे पसीना बहा रहा है। युवाओं को समझ आ गया है कि अगर आज बुजुर्गों का साथ नहीं दिया तो कल 60 साल की उम्र में उनके हाथ में भी यही 1000 पकड़ा दिए जाएंगे। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी कुछ अहम अपडेट आए हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय में हलचल है। यूनियनों ने मांग रखी है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाकर 26,000 कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना पर तय किया जाए। दूसरी तरफ ईपीएफओ के अंदर पीएफ कटौती के लिए वेतन की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने के प्रस्ताव पर फैसला होना बाकी है। यदि यह सीमा लागू होती है तो लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और ईपीएस 95 फंड का दायरा भी काफी बढ़ जाएगा। हालांकि कॉर्पोरेट दबाव के कारण इसमें देरी हो रही है, लेकिन श्रम मंत्रालय पर यूनियनों का पूरा दबाव है। श्रम मंत्रालय की समिति के अंदर इस बात पर तीखी बहस हुई है कि ईपीएस 95 पेंशन को न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में लाया जाए। कई सांसदों ने कहा है कि यदि सरकार दैनिक मजदूरी तय कर सकती है तो रिटायर्ड नागरिकों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन क्यों नहीं तय कर सकती। इस विषय पर अब पेंशन संगठनों ने कलेक्ट्रेट और ईपीएफओ दफ्तरों के बाहर एक बहुत ही अनोखा ताली थाली प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है ताकि सोए हुए अधिकारियों को जगाया जा सके। स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी इस लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। बढ़ती उम्र में बीमारियों का प्रभाव बढ़ता है और निजी अस्पतालों का खर्च आम परिवार की कमर तोड़ देता है। ईपीएस 95 पेंशनरों को कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई है। यूनियनों की मांग है कि 7,500 और डीए करने के साथ सभी पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर पूरी तरह मुफ्त इलाज का अधिकार मिले। जब तक इलाज की चिंता से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक पेंशन में चंद्रमाह करने की 7,500 और डीए करने के 700 उनके जीवन साथी को आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर पूरी तरह मुफ्त इलाज का अधिकार मिले। रुपयों की बढ़ोतरी अधूरी ही रहेगी। अब बात करते हैं कि जिन पेंशनरों की पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आपकी भी पेंशन जमा नहीं हुई है तो तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाएं और जांचें कि आपका खाता एक्टिव है या नहीं और क्या आपका एनपीसीआई मैपिंग सही है। इसके बाद अपने ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें। यदि वो पेंडिंग दिखा रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर चेहरा पहचानने वाले ऐप के जरिए अपना नया प्रमाण पत्र दोबारा जमा करें। इसके अलावा ईपीएफओ के शिकायत पोर्टल पर अपनी पीपीओ संख्या के साथ पेंशन ना मिलने की ऑनलाइन शिकायत तुरंत दर्ज करवाएं और रसीद अपने पास सुरक्षित रखें ताकि दफ्तर जाने पर आप अधिकारियों को सबूत दिखा सकें। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो पर ज्यादा व्यूज क्यों आने चाहिए और इसे शेयर करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि यह केवल एक साधारण वीडियो नहीं है। यह देश के उन 78 लाख वृद्धों की पुकार है जो आज अपनी ही जमा पूंजी के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। सोशल मीडिया और मुख्यधारा का मीडिया तब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाएगा जब तक आप सब मिलकर इस वीडियो पर अपनी बहुत बड़ी एकजुटता नहीं दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये आवाज कभी ना रुके तो तुरंत हिंद इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज यदि हमारी ये आवाज दब गई तो आने वाले समय में देश के किसी भी मंच पर आपकी बात रखने वाला कोई नहीं बचेगा। बड़ी कंपनियां और सरकार मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रही है जहां कर्मचारियों को मशीन की तरह इस्तेमाल करके लावारिस छोड़ दिया जाएगा। क्या आप अपने भविष्य और अपने माता पिता के साथ ऐसा मजाक होने देंगे? हमारे हाइंड इनसाइट चैनल पर व्यूज इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यह व्यवस्था
व्यवस्था चाहती है कि ऐसी सच्ची आवाजों को पूरी तरह से दबा दिया जाए। यूट्यूब और बड़ी कंपनियां ऐसी सच्ची खबरों को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचने देती ताकि आम जनता को सच का पता ना चले, लेकिन इस जाल को तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आज आपको अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक शक्तिशाली हथियार की तरह करना होगा। इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपना आत्मसम्मान जगाइए। इसे केवल देखकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि तब तक हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर शेयर करते रहिए जब तक कि यह गूंज संसद तक ना पहुंच जाए। ऐसी ही सच्ची और निडर खबरों के लिए हिंद इनसाइट चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।